तो वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 10 से 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे भी ना आए और बिल्कुल एंड तक बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स को समझते रहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। उसके बहुत ही कम प्राइजेस हैं, मैंने कल वाली वीडियो में शो भी किए थे प्राइजेस, तो बहुत ही कम प्राइजेस पे आपको अवेलेबल है। उसके दो मेथड हैं किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट affairscloud.com/current affair पे जा सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में जो है वो पहुंच जाएंगे आप। लेकिन आपको मिलेगा क्या इस सब्सक्रिप्शन के अंदर? आपको मिलेंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में हम आपको दो तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक पीडीएफ जो है वो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, उसमें एक पीडीएफ में जो है वो क्या होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसी पर्टिकुलर दिन के करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ सेक्शन। वीकली पीडीएफ सेक्शन में हम आपको वीक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वीक वाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें और अपने करंट अफेयर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, मतलब आपको और पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंथली पीडीएफ का सेक्शन, जिसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ में आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स मिलेंगे पूरे महीने के। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें आपको पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो और ज्यादा लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाम से पता लग रहा है कि एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, फिर से नाम से पता लग रहा है उन बच्चों के लिए खास हम तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आरबीआई का एग्जाम है आपके पास, एसबीआई का एग्जाम है आपके पास, जो है आईबीपीएस के एग्जाम है, या फिर कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और लास्ट सेक्शन हमारा होता है 100 क्वेश्चंस का, मतलब टॉप 100 करंट अफेयर्स उसी महीने के हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो ये सारी चीजें आपको हर महीने जो है वो मिला करेंगी और ये बहुत ही कम दाम पे हम आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आप हमारी साइट पे विजिट करें या डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक गिवन है डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच सकते हैं, तो उस पर क्लिक करें तो आप जरूर सरप्राइज हो जाएंगे एक बार प्राइस को देख के। और गाइज उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको किस तरह से मिलेगा? आप अगर इस कोड को यूज करोगे ASH10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो 5 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा पहला सेक्शन कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021? तो मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदा फेस्टिवल की, और ज्यादातर ये उसी स्टेट में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा केरला। और ये कब होगी? ये होगी मार्च में 2021 में। हम 2021 में एंटर कर चुके हैं, तो आप आदत डाल लें कि अब 2021 ही हमने लिखना है। तो मार्च 2021 में केरला जो है वो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को क्या करेगा? होस्ट करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 12 से 9th मार्च के बीच में होगा और ये केरला में आयोजित किया जाएगा। और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बीच में होगा, जिसके थ्रू जो है वो इनॉग्रेशन भी वर्चुअल होगा और इसके तहत जो भी चीजें होंगी वो भी जो है वो वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज की जाएंगी, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसको किसने जो है वो इनॉग्रेट करना है या कौन इसको आगे बढ़ाएगा। तो आप देख सकते हो, वर्ल्ड लार्जेस्ट फेस्टिवल आयुर्वेदा कम्युनिटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए हाई एंड वर्चुअल प्ले स्पेस फ्रॉम 12 to 19th मार्च 2021 इन केरला। तो हम बात कर चुके हैं कि कहां पे होना है, ये केरला के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ये ग्लोबल डिस्कशन और डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा बाय डिफॉल्ट हमारे देश के अंदर खास करके कोविड-19 के कारण जो आयुर्वेदा का दौर बहुत आगे बढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत अच्छे से काम किया है उसके ऊपर, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो ग्लोबल लेवल पे किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो इसके 3 थीम है, अगर आप ध्यान से देखोगे। एक है फोकल थीम ऑफ इंटरनेशनल आयुर्वेदा सेमिनार 2021, मतलब जो इसमें एक वेबिनार या सेमिनार किया जाएगा
उसका थीम क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम, आयुर्वेदा पोटेंशियल प्रॉमिस, मतलब आयुर्वेदा को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेलीगेट असेंबली थीम 2021, ग्लोबलाइजिंग आयुर्वेदा, स्कोप, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। किस तरह से आयुर्वेदा को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मीट थीम जो है ग्लोबल आयुर्वेदा फार्मेसी, प्रैक्टिसेस, पॉसिबिलिटीज एंड पॉलिसीज। तो आपको तीनों थीम याद करने की जरूरत नहीं, आप एक थीम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इंटरनेशनल डेलीगेट असेंबली थीम, ये सबसे ज्यादा आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको याद रखना आपने। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो यूनियन मिनिस्टर है उसके कौन है? वो है श्रीपद येसो नाइक जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द सेल? तो वुमेन है, पहली बार हुआ है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली बार किसी महिला को जो है वो उसका चेयरमैन जो है वो लगाया गया है। तो किसको लगाया गया है ये आपने बताना है, और पहली महिला है वो। आंसर बहुत ही सिंपल होगा, और मेरे ख्याल से आपने नाम जो है वो सुने होंगे यहाँ पे। तो अरुंधति भट्टाचार्य आपको पता है कि एसबीआई से रिटायर हो चुकी हैं। वर्षा जोशी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हेड लगाई गई थी। और रोशनी नडार आपको नाम सुना होगा, जो हमारे पास आप कह सकते हो कि सबसे अमीर औरतों की सूची में इनका नाम जो है वो आगे आता है। फिर हमारे पास नाम क्या आता है? एक बच गया, कौन सा? सोमा मोंडल। तो आंसर क्या होगा? सोमा मोंडल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर लो। और इससे पहले अनिल कुमार चौधरी थे, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किसको सक्सीड इन्होंने किया है। तो अनिल कुमार चौधरी जो है वो पहले थे। तो सेल का आपको पता ही है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो इसको भी आपने याद रखना है। और 75% ऑनरशिप जो है वो इसमें गवर्नमेंट की है। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो सोमा मोंडल जी का। तो वो अपॉइंटेड हुई हैं एज ए चेयरमैन, फर्स्ट एवर वुमेन सेल का। और ये क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांस है कि इस क्वेश्चन के आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेटफॉर्म विल बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले कौन सा था वो भी ऑप्शन के अंदर गिवन है, अभी कौन सा बन जाएगा कुछ महीनों के बाद। तो आपने आंसर बताना है। फटाफट आंसर सब बच्चे सोच लें और वीडियो को पॉज करके मेरे साथ आंसर को मैच कर लें कि कौन से रेलवे स्टेशन को, रेलवे प्लेटफॉर्म को, नॉट स्टेशन को, रेलवे प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो घोषित किया जाएगा कुछ महीनों के बाद। क्योंकि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वहां पे पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हुबाली रेलवे स्टेशन या हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पे है? कर्नाटका में है। रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया था। नाम क्या रखा गया था? सिद्धारोदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है ये वही रेलवे स्टेशन है जिसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबे प्लेटफॉर्म्स में से आता है, लेकिन अभी जो है वो कौन सा हो जाएगा? हुबली रेलवे स्टेशन। और जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है उसकी जो लेंथ है वो 1366 किलोमीटर थी, लेकिन मीटर। और अभी जो है वो कितनी हो जाएगी इसकी, हुबाली रेलवे स्टेशन की? ये हो जाएगी 1505 मीटर। तो ये आपने याद कर लेना है कि ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो बन जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो हुबाली जंक्शन, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटका का हुबली या हुबाली रेलवे स्टेशन जो है वो बन जाएगा। तो श्री सिद्धारोदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आना है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसकी 1500 प्लस मीटर जो है वो क्या होगी? लेंथ होगी। तो और मैं आपको एग्जैक्ट बता चुका हूं, 1505 जो है वो इसकी लेंथ होगी। और साथ ही साथ 10 मीटर इसकी विड्थ है। और ये मार्च 2021 में इनॉग्रेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि 2-3 महीनों के अंदर जो है इसको इनॉग्रेट किया जाना है। और ये 2-3 महीनों के बाद ऑफिशियली जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो बन जाएगा। तो पहले इसकी लेंथ जो है वो 440 मीटर थी, बाद में प्लान किया गया कि 1400 मीटर करेंगे। लेकिन रिसेंटली जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है उन्होंने डिसाइड किया कि 1505 मीटर जो है वो इसकी लेंथ करेंगे। और ये जो लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई गई, आप देख सकते हो यहाँ पे 1400 मीटर से 1505 मीटर। तो इतनी लेंथ बढ़ाने में 80 लाख रुपए का खर्चा आया। अदरवाइज टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 90 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर जो है वो इसमें आ चुका है। और पहले इसमें 5 प्लेटफॉर्म थे, अब 3 और बढ़ा दिए गए हैं। मतलब टोटल कितने प्लेटफॉर्म हो जाएंगे? 8 प्लेटफॉर्म जो है वो यहां पे हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है, इससे पहले गोरखपुर था, लेकिन अभी हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हुबली रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है इसको आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच एस माउंटेनियर पास्ड अवे हु हेल्प्ड इंडिया टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर वाली साइड पे और लद्दाख वाली साइड पे आपके पास जो हिमालयस में सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलेगा। और कौन से माउंटेनियर थे, मतलब वो आर्मी में थे लेकिन माउंटेनियर थे, जिन्होंने
इंडिया को हेल्प की है सियाचिन ग्लेशियर को खोजने में, उसको कैप्चर करने में, क्योंकि उन्होंने वीडियोस और बहुत सी फोटोज जो है वो वहां से लाके दी थी, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीड किया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर बहुत ही सिंपल है इसका। आंसर क्या होगा? मेरे साथ वीडियो को अंदर मैच करें इसको। आंसर क्या होगा? कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। तो इसको याद कर लें, क्योंकि मोदी जी ने भी इनकी जो डेथ के ऊपर शोक व्यक्त किया, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क किया है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। तो आप यहां पे उनका फोटो देख सकते हो, एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार पास्ट अवे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1964 में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट नंदा देवी। ही क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 1965। एक साल के बाद फिर माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया। फिर माउंट ब्लैंक आ जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, एंड लेटर माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने एक्सपीड की, मतलब उन्होंने सारी की सारी पीक्स को जो है वो क्या कर लिया? फतेह कर लिया। He was one of the first officer to land the Siachen Glacier as a part of the mountaineer expedition। तो वो सियाचिन ग्लेशियर भी पहुंचे, तो वहीं से पिक्चर्स और वहीं से वीडियोस जो है वो लेके आए, जिससे क्या हुआ कि उसको कैप्चर करना, उसको सिक्योर करना जो है वो इंडियन नेवी को क्या हो गया? इंडियन आर्मी को आसान हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ही वॉज द डिप्टी लीडर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन इन 1965, क्योंकि 1965 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और एक ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था 1984 में, बेस्ड ऑन द मैप्स एंड वीडियोस ऑफ द कर्नल नरेंद्र बुल कुमार एंड सिक्योर्ड द सियाचिन ग्लेशियर, जिसके तहत इंडिया आर्मी ने जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को जो है वो अपने अंदर सिक्योर किया था। तो ये बहुत ही अहम न्यूज़ है और इसको याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नाम जरूर याद रखना है, कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। बुल जो है वो इनका निक नेम के तौर से इनको बुलाते थे लोग, तो इसलिए याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड ब्रेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में इसको मार्क कर लें। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? और इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये ब्रेल लैंग्वेज की जो है वो स्थापना की थी। खास करके जो लोग पढ़ नहीं सकते, बेसिकली जिनकी आंखें नहीं हैं, तो वो किस तरह से जो है वो क्या करेंगे? तो उसको हाथ से छूकर, डॉट्स की लैंग्वेज जो है उसको हाथ से छूकर जो है वो लैंग्वेज को समझा जा सकता है। तो किस दिन इसको मनाया जाता है? तो आंसर अगेन बहुत ही सिंपल, मेरे ख्याल से सब बच्चे बता देंगे। और वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो किसके नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? लुइस ब्रेल। तो याद रखना है, लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ये दिन है कौन सा? 4th ऑफ जैन। तो याद कर लेना है, 4th ऑफ जनवरी को हम बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। सबसे पहली बार 2019 में मनाया था, फिर 2020 में, अब 2021 में थर्ड ब्रेल डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो यहां पे देख सकते हो, द थर्ड एडिशन ऑफ ब्रेल डे 4th जनवरी 2021, मतलब हाथ की जो हमारी उंगली है वहीं देखेगी, मतलब वहीं इन डॉट्स को पहचानेगी, और उसी से जो है वो इस लैंग्वेज को आजकल बहुत आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इसके पीछे काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा फोरे, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यूयॉर्क। और याद रखना है 4th जैन 2019 को पहला बनाया गया था, किसके नाम से बनाया था? लुइस ब्रेल, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इसी दिन। और फ्रेंच एजुकेटर थे, उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज को जो है वो बनाया है, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनकी जो भाषा है वो भी समझ सकें और वो भी जो है वो आसानी से कर सके। इसलिए चाहे वो हमारा करेंसी है, चाहे वो ATM मशीन्स है, तो वहाँ पे आप डॉट्स देखोगे तो आपको ईजिली जो है वो भी जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना है, वर्ल्ड ब्रेल डे 4th ऑफ जैन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में पहला क्वेश्चन ये रहा, who will head the committee which was recently formed by the University Grant Commission for holding the common entrance test at undergraduate level in Central University? तो एक कमेटी बनाई गई है कि जो हमारा CET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जा सके अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, एक ही टेस्ट हो, ताकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेना क्या हो जाए? आसान हो जाए, ताकि हर कॉलेज अपनी अलग अलग कट ऑफ ना डिक्लेयर करे, अलग अलग बच्चों को जो है वो उनके फॉर्म्स ना फिल करने पड़े। तो एक ही एग्जाम के थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या किया जा सके? एक ही टेस्ट जो है वो लिया जा सके। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, और वो 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है। उसका हेड जो है वो किसको बनाया गया है? तो ये आपने बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर बहुत ही सिंपल है। फिर से आंसर हर क्वेश्चन का सिंपल है, अगर आपको आता है तो इसका मतलब सिंपल है। तो मेरे साथ आंसर को मैच करें। आंसर क्या होगा? राघवेंद्र, याद करना है आपने, राघवेंद्र तिवारी। और आप सिंपली याद कर सकते हो RP तिवारी, उनका फुल नेम है RP तिवारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
सेंटर सेट्स अप पैनल हेडेड बाय आरपी तिवारी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, और ये वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के आरपी तिवारी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इफ सीईटी इज इंप्लीमेंटेड, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, इस कमेटी ने अगर सुजेशन दे दिया कि इसको इंप्लीमेंट कर दें, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दिस टेस्ट। तो वो एक टेस्ट लिया करेगी जो कि कॉमन एग्जाम होगा, जो कि साल में 2 बार लिया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये पहला स्टेप होगा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते ही। तो क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि शायद इस साल जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, मे बी अगले साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ऑल ओवर इंडिया शायद इस साल जो है वो इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो जो भी कट ऑफ मार्क्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज डालती हैं, तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि एक ही टेस्ट के थ्रू जो है वो कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन, 1956 में इसको बनाया गया था, और चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर डीपी सिंह, याद रखेंगे, प्रोफेसर डीपी सिंह। इससे पहले वेद प्रकाश थे, लेकिन नाम अब क्या हो गया है? डीपी सिंह। तो याद रखना अपने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1956 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Who inaugurated the virtual Agri India Hackathon 2020 in New Delhi? ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी बड़ी हैकथन जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, मतलब इतना बड़ा जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, और कौन जो है वो इसको एनोग्रेट करता है, ये आपने बताना है कि किसने इसको एनोग्रेट किया है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से सब बच्चे जो है वो आंसर क्लियर देंगे। चैट बॉक्स में आप आंसर को बताते रहें। और आंसर क्या होगा इसका? हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उन्होंने इस एग्री इंडिया हैकथन को जो है वो क्या किया है, और साथ ही साथ जो है वो लॉन्च किया है, मतलब एनोग्रेट किया है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि ये लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट है जो इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो हुआ है। द हैकथन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द विजन ऑफ पीएम टू इंट्रोड्यूस न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकें, नई चीजों का एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम फार्मर्स की बढ़ाई जा सके, क्योंकि 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। इट इज ए फ्री एंड ओपन ऑनलाइन इवेंट फॉर 2 months, 2 महीने तक ये रहेगा, वेयर मोर देन 40 स्पीकर्स विल डिस्कस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। यहां पे ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया जा सकते हैं, आज किस तरह से हम एग्रीकल्चर के अंदर जूझ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, और किस तरह से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही मेन मोटिव है कि एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना। और ये एग्रीकल्चर हैकथन जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है, लेकिन ये वर्चुअल मीडियम के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय जो है वो किसको जाता है? ICAR को जाता है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इसका श्रेय जाता है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर नोटिफाइज 0 to 1 किलोमीटर एरिया अराउंड बाउंड्री ऑफ केरलाज विच नेशनल पार्क एज इको सेंसिटिव जोन। अब अगर उस नेशनल पार्क के आसपास का 0 से 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे कोई भी एक्टिविटी अब नहीं हो सकती। कोई माइनिंग हो रही है या कुछ भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वो सारा का सारा यहां पे क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। तो मैं केरला के किस नेशनल पार्क की यहां पे बात कर रहा हूं? तो आंसर बहुत सिंपल है इसका भी, और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो आंसर बहुत ही इजीली इसका बता देंगे। तो चारों की चारों ऑप्शंस जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी की सारी केरला से हैं, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? मथिकटन शोला नेशनल पार्क। तो आंसर को मार्क कर ले, मथिकटन शोला नेशनल पार्क। इरेविकुलम नेशनल पार्क भी केरला में है, साइलेंट वैली भी, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, लेकिन आंसर क्या होगा? मथिकटन शोला नेशनल पार्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, मथिकटन शोला नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन को, मतलब उसका थोड़ा सा एरिया जो है वो और बढ़ा दिया गया है। तो एलिफेंट कॉरिडोर, मतलब एलिफेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। शोला फॉरेस्ट इन मैनहट्टन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड एलिफेंट कॉरिडोर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑल द न्यू एंड एग्जिस्टिंग माइनिंग, जो भी वहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेशन होनी है या कोई माइनिंग एक्टिविटीज होनी है, चाहे वो मेजर मिनरल्स की है, चाहे वो माइनर मिनरल्स की है, चाहे स्टोन क्वेरिंग है, चाहे क्रशिंग यूनिट्स है, सबको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा अगर वो लोकल लोगों की नीड्स के लिए जरूरी नहीं है। छोटी मोटी एक्टिविटीज अलाउड रहेंगी अगर वो लोगों की जरूरत है, लेकिन अदरवाइज वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि अब वो इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यू इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हो, वो एक्सपैंड कर रही थी इस एरिया में, तो उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। अब वो भी यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है स्टेट, आपने याद रखना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाम क्या हो गया? केरला।
और ये सब बच्चों को पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि केरला के सीएम कौन है। केरला के सीएम जो हैं वो पिनराई विजयन है, और केरला के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो नेशनल पार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, इरेविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मैनिकेटन शोला नेशनल पार्क, नायमुडी शोला नेशनल पार्क, यहाँ पे आप कर सकते हो इडुक्की नेशनल पार्क, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इरेविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन द कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इंडिया पोस्ट। तो दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, एक इंडिया पोस्ट और एक हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मिलेंगे, तीनों मिलके जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करेंगे, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न में भी जो है वो लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके और बेहतर जीवन जो है वो भी जी सकें। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न के प्रोडक्ट्स मतलब आप कह सकते हो कि वो हाथ से तैयार करते हैं, उनका अपना अलग से आर्ट एंड क्राफ्ट है, और खास करके मैक्सिमम लोग जो है वो वहां पे ट्राइबल हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को भी आगे जो है वो बढ़ाया जा सके। तो फिर से ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, ट्राइफेड। हमने कल भी ट्राइफेड के बारे में बात की थी कि वो ट्राइबल लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेचेंगे। तो यहां पे भी जो रोल है वो किसका है, ट्राइफेड का है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी। तो यहां पे आप एक नई मिनिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके मिनिस्टर कौन है, इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको दिया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो नाम याद कर लें, ये स्पेशली बनाई गई है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और आपको ट्राइफेड के बारे में पता है 1987 में बनाया था, कल भी हमने डिस्कस किया था। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रावीर कृष्णा जी हैं, और हेडक्वार्टर कहां पे इसका, न्यू दिल्ली है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ट्राइफेड जो है वो ये इनिशिएटिव करेगी, इंडिया पोस्ट है साथ में। अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ DONER, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो इसके साथ जुड़ी है, और ट्राइफेड है। तो नॉर्थ ईस्टर्न के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मार्केटिंग की जाएगी, लॉजिस्टिक इंटरवेंशन टू प्रमोट ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ताकि अलग अलग जगह पे उनके प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को खरीद सके और उनका लाइवलीहुड भी जो है वो इंक्रीज हो सके। वो केवल इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ट्राइफेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिलीज द एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत प्रिपेयर्ड बाय टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप यहां पे पढ़ रहे हो, दैट इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुका हूं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ साइंस की। तो आप बताएंगे कि ये किसने एजेंडा रिलीज किया है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत एजेंडा डिक्लेयर किया है। तो आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल हो गया अब आंसर क्या होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आंसर क्या होगा हमारे पास, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप यहां पे देख सकते हो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, और एक्शन एजेंडा मतलब आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। और ये किसने प्रिपेयर किया है, तो ये आपने जरूर याद रखना है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल ने इसको प्रिपेयर किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो प्रिपेयर इन्होंने किया है। इन्होंने एक रिपोर्ट और भी प्रिपेयर की थी पहले, वो कोविड-19 के ऊपर थी, कि मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19, कि इस समय का बहुत लाभ उठा सकते हैं हम, क्योंकि सब जगह पे जो है वो बंद जो है वो हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद है, तो इसमें जो है वो हम बहुत लाभ जो है वो उठा सकते हैं। The recommendations are provided to identify the domains of innovation and technology development, technology adoption, diffusion, boosting up manufacturing, productivity, trade, globalization। इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम आज के दौर में, क्योंकि अब जो है सब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। ट्रेड को बढ़ा सकते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नई को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप भी जिस तरह से घर पे बैठ के जो है वो करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को क्या किया है, प्रिपेयर किया है। तो इसको याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कर लें, इसको मार्क कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको क्या करना है, मार्क करना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो अगर आपने देखना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत। और ये मिनिस्ट्री ऑफ DST मतलब आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और साइंस के अंदर आती है। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे टू रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस।
तो सिंपल है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कि आगे और कितनी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लोग कितना सेव कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो कितना खर्च कर रहा है, उसके बारे में कुछ लोगों से सर्वे किया गया और ये रिपोर्ट किसने जो है वो तैयार की है। तो फिर से आंसर जो है वो आज क्या होगा, सिंपल होगा, क्योंकि कल भी हमने तैयार किया था कि आरबीआई एक डेटा तैयार कर रहा है जो कि डिजिटलाइजेशन के बारे में होगा, लेकिन उसमें बेस ईयर 2018 लिया गया था, वो भी आरबीआई का था। ये भी जो है वो कौन तैयार कर रहा है, आरबीआई तैयार कर रहा है इसको, आप यहां पे देख सकते हो। आरबीआई ने लॉन्च किया है सर्वे टू गेट इनपुट्स फॉर दी मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि उसी हिसाब से हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेंगे, क्योंकि वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जा सकती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूज की जा सकती है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो आएगी 2021 में, और 6000 हाउस होल्ड 18 शहरों से ये सर्वे जो है वो लिया गया है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सेज लिए गए हैं कि किस तरह से लोग जो है वो पैसे को सेव करते हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितने की इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, ये लोगों से फेस टू फेस जो है वो बात की गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स कल भी किए थे, विभू प्रसाद कनगो, महेश कुमार जैन, मिशेल देबापात्रा और एम राजेश्वर राव, जो अभी अक्टूबर में खाली हुई थी जगह, तो उसको फिल किया गया है एम राजेश्वर राव से। तो ये पूछा जा सकता है कौन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली ओलंपिक मेडलिस्ट मिशेल किंडो पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच गेम। तो कौन सी गेम से वो बिलोंग करते थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, उनका देहांत हो गया है, उनका देहांत हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बच्चों को कम पता होगा, लेकिन फिर भी जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, सब लोग बड़े अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सब लोगों के आंसर जो है वो मैं पढ़ता हूँ और रोज आपके साथ चैट में भी मैं शामिल होता हूँ, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी है मैं उसी टाइम पीरियड पे सॉल्व कर सकूँ। लेकिन यार वीडियो को एक बार जो है वो क्या कर देना है, आपने लाइक कर देना है। तो ये इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे, तो याद करना है, और ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1972 में म्यूनिच ओलंपिक में, तो ये आपने थोड़ा सा याद कर लेना, अदरवाइज इनका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये मिशेल किंडो जी हैं, इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था 1972 में और बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ट्राइबल बैकग्राउंड टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। ये एक खासियत थी जिसके कारण हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से कवर किया है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने अर्जुन अवार्ड को जीता था 1972 में, और 1972 में ही इनको ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ये जीते थे इंडियन हॉकी टीम की तरफ से। और याद रखना है 1972 में म्यूनिच जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें इन्होंने जीता था। तो याद कर लें, नाम क्या है, मिशेल किंडो, और गेम कौन सी है, हॉकी। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं उनका, ताकि आपको थोड़ा सा याद रह सके। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली बूटा सिंह, सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी स्टेट के गवर्नर थे बूटा सिंह जी, जो कि बहुत ही कांग्रेस के फेमस लीडर थे। साथ में क्वेश्चन ने बता दिया कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। तो कौन सी स्टेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आंसर को मैच करें, वीडियो को पॉज कर लें। आंसर क्या होगा, बिहार होगा। तो बिहार के वो क्या रह चुके हैं, गवर्नर। आप फोटो देख सकते हो उनका, सीनियर कांग्रेस लीडर, फॉर्मर होम मिनिस्टर बूटा सिंह डाइस, मतलब वो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए, लीडर का नाम याद रखना है आपने। और 8 बार वो लोकसभा के एमपी रह चुके हैं, मतलब बहुत ही बड़ा जीवन जो है वो उनका लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो रह चुके हैं, और गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने सर्व किया है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड पे उन्होंने सर्व किया है। पहली बार वो तीसरी लोकसभा में आए थे 1962 में फ्रॉम दी मोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन उस टाइम पीरियड पे वो आई थिंक मिनिस्टर नहीं बनाए गए होंगे, क्योंकि 1962 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, हमारे पास नेहरू जी थे। ही वॉज हेल्ड मैनी की पोजीशंस, उनके पास वो यूनियन डेप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं रेलवेज के, यूनियन डेप्टी मिनिस्टर कॉमर्स के रह चुके हैं, अदरवाइज और भी पोजीशंस उनके पास रह चुके हैं। लेकिन वो लास्ट टाइम जो है वो 13th लोकसभा में आए थे 1999 में, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, कहाँ से, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और पहले भी वो फर्स्ट टाइम भी पंजाब से ही आए थे, मोगा से बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ नाम याद रखना है यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, what is the name of Indian Air Force e-governance portal which was recently launched by IAF Chief Air Marshal RKS Bhaduria? तो RKS भदौरिया जी ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, खास करके जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसकी ई गवर्नेंस के लिए। तो बताएंगे उस पोर्टल का नाम जो है वो क्या है। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं। मेरे साथ आंसर मैच करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें और चेक करें कि आपको चीज़ आता था क्वेश्चन या नहीं आता था। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा डी। बहुत ही सिंपल सा आंसर आप देख रहे हो, ई ऑफिस नाम से उन्होंने क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया है।
और कोई भी चीज़, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे कोई आपने फॉर्म फिल करना है या आपने कुछ भी जो है वो आपको सहायता चाहिए, तो आप इस पोर्टल के थ्रू जो है वो उसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। ये खास करके डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए, पेपरलेस करने के लिए सारा काम, तो ये आप इंडियन एयरफोर्स भी जो ई ऑफिस पोर्टल के थ्रू किया करेगी। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल फोक डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। ये नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट और यूटी ने इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया। ये 26 दिसंबर को जो है वो स्टार्ट हुआ था और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 5 दिन का ये इवेंट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। 26 दिसंबर से लेके ये स्टार्ट रहा और 30 दिसंबर तक ये चला है। और किसने कहाँ पे हुआ है ये याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ इतनी बात ही याद रखनी है, नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ और जम्मू कश्मीर में उसको आयोजन किया गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड विच यूटी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइन मेनी एमओयू टू इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए हमने बिल्कुल लास्ट में इस क्वेश्चन को कवर किया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को और बढ़ाने के लिए और अपनी स्टेट या यूटी की जो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पावर का और बेहतर बनाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने जो है वो टाई अप किया है एनएचपीसी के साथ। तो आंसर क्या होगा, आंसर फिर से यहां पे आपको क्या मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप यहां पे देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर ने यह एमओयू साइन किया है और पावर सरप्लस रीजन जो है वो बनना चाहते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही जो आप देखोगे हिमालयस वाला एरिया है तो वहां से बहुत सी लेक्स जो हैं वो बनती हैं और उसका यूज करके जो है वो ये आगे बढ़ना चाहते हैं और पावर सरप्लस होना चाहते हैं। तो इन्होंने एनएचपीसी के साथ जो है वो ये टाई अप किया है, इन्होंने पीडीडी मतलब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ ये टाई अप किया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज कुमार सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी क्रिएटेड ए न्यू ह्यूमन राइट सेल इन विच स्टेट और यूटी। तो आर्मी की तरफ से ये क्रिएट किया गया है, एक यूनिट, एक चैम्बर क्रिएट किया गया, एक सेल क्रिएट किया गया ताकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है इंडियन आर्मी के अंदर ना हो सके। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर बहुत ही सिंपल है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको लीड कौन करेगा, मेजर जनरल गौतम चौहान बिकम्स फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो याद रखना आपने, ही विल फंक्शन अंडर द इंडियन आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी। This is the first time that Indian Army has appointed a Major General rank officer to examine the human rights issue and suggest means to better the track record of the force, ताकि हम बहुत अच्छे से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर ना होने दें। तो उसके लिए ये एक सेल बनाया गया। तो आपको पूछा जा सकता है किसने बनाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी। और किसको अपॉइंट किया गया है, मेजर जनरल गौतम चौहान को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। नेक्स्ट, इंडिया अप्रैल एंड नवंबर फिजिकल डेफिसिट इज 135.1% ऑफ फुल ईयर टारगेट। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि एक फिगर जो है वो आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो यही आपके लिए जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स रिसीट्स हैं वो भी हमारे पास जो है वो एस्टिमेशन में आ चुकी हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारे पास आ चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो किसके अंदर चला गया, डेफिसिट के अंदर चला गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 6.88 मतलब ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन जो है वो रुपीस हमारे पास एज ए टैक्स रिसीट्स आएंगी नेट, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 19 ट्रिलियन के आसपास होगा। तो जो बीच में गैप है इसका मतलब वो क्या होगा हमारे पास, दैट इज फिस्कल डेफिसिट होगा। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट implementing rupees 320 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर 5 पोर्ट्स टू इनेबल डिजिटल इकोसिस्टम। तो पोर्ट्स में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, तो पूरा से पूरा डिजिटल किया जा रहा है उसको। तो ये 5 पोर्ट्स के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो 5 मेजर पोर्ट्स हैं, वैसे इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन 5 मेजर पोर्ट्स के ऊपर इसको नया रूप दिया जा रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है। और वो 5 पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मुंबई पोर्ट है हमारे पास, चेन्नई पोर्ट आपको मिल जाएगा, दीनदयाल मतलब कांडला पोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, कलकत्ता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट को इंक्लूड करके इनको डिजिटल पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। और एक पैरादीप पोर्ट हो गया उड़ीसा का, उसको भी जो है वो इसके साथ इंक्लूड किया गया। तो फिर से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि पोर्ट्स को भी जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, MOD साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद BEL टू सप्लाई इंडिजीनियस 10 Linux U2 फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर इंडियन नेवी।
तो फिर से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नाम डिफिकल्ट है तो एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार पढ़ा होगा कि LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंडियन नेवी जो है वो खरीदेगी। इसमें टोटल 1355 करोड़ रुपीस जो है वो लगेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, किसके साथ? BEL के साथ साइन किया गया, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। कल भी हमने क्वेश्चन किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कि उन्होंने जो लेजर सिस्टम जो है वो इंडियन नेवी के साथ जो है वो टाई अप किया है, ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो ना हो सके। नेक्स्ट, ग्लोबल फैमिली डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 1 जनवरी को, तो मेरे ख्याल से ये सब बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव इट्स अप्रूवल टू द सेल ऑफ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मिसाइल को अप्रूवल मिल गया है कि आप फ्रेंडली कंट्रीज को बेच सकते हो, अदरवाइज इंडिया ऐसा करता नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक जो है वो अपनी पनडुब्बी जो है वो उनको दी है म्यांमार को। लेकिन अभी जो है वो हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो वो भी हम बेचेंगे लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज को। नेक्स्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इम्पोज्ड ए 4-year बैन ऑन बॉक्सर निशु फॉर डोपिंग। तो वो स्टीरॉयड जो है वो उनकी बॉडी में पाया गया, तो डोपिंग टेस्ट में जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने टेस्ट किया, तो उनके ऊपर 4 साल का बैन जो है वो लगा दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन लाइनर में आज आप 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट देखोगे। एक तो ग्लोबल फैमिली डे जो कि मेरे ख्याल से सबको पता होगा, और एक आकाश, और 21 प्लेयर के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है। अब आते हैं हम 3rd and 4th जनवरी के 2021 का जो आंसर था उसकी बारी आ चुकी है आंसर देने की। क्वेश्चन था विच वाज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक इन इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड एज ऑफ दिसंबर 2020। तो आंसर सब बच्चे जिन्होंने भी आंसर दिया, सब बच्चे 100% आंसर जो है वो राइट थे। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस कि सबने आंसर जो बहुत अच्छे से दिया। आंसर क्या था इसका? आंसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जो है वो ये ओपन है कि इसको जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन जो बेस्ट आंसर्स मुझे लगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निकिता का आंसर बहुत अच्छा था कि उन्होंने साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि ये दिसंबर 2020 में डिसाइड हो गया था कि एसबीआई जो है वो ओनली ऑथराइज्ड बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करेगा। पहले भी जब इशू हुए थे वो एसबीआई के थ्रू हुए थे। हेडक्वार्टर मुंबई है, फॉर्मली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1955 में इसको बनाया गया था क्योंकि एसबीआई का एक्ट आया था। चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं, वो भी सबको पता है, और इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो कौन है? चरणजीत अत्रा। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अमनप्रीत कौर का आंसर बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने साथ में डिनोमिनेशन बताई कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़ तक जो है वो ये इशू किए जा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 29A के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसको लिया गया है। एंड हैज एक्वायर्ड 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट इलेक्शंस। तो ये याद रखना आपने। और प्रकाश सुथर जी का आंसर बहुत सिंपल था, उन्होंने बताया 1 से 10 तक और 29 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया में इसको बेचा जाएगा। और टैगलाइन जो है आपने याद रखना है, बड़े बैंक के बड़े फायदे। तो एक नई टैगलाइन जो है वो ऐड की, बड़े बैंक के बड़े फायदे। तो ये बेस्ट आंसर्स थे, आप भी आंसर्स दें और मैं आपके आंसर्स को भी जो है वो इसके अंदर शामिल करूंगा। तो अब आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के ऊपर, और क्वेश्चन ऑफ डे था वेयर वाज द राफेल फाइटर जेट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस प्लान टू कैरी आउट एक्सरसाइज स्काई रॉस। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्काई रॉस ऑन जनवरी 2021। ये इंडिया और फ्रांस का जो राफेल है उसके लिए जो है वो ये एक्सरसाइज की जाएगी स्काई रॉस। ये कहां पे की जाएगी ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर यार कमेंट बॉक्स में बताएं और कहीं पे नहीं बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक ही आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को यार लाइक कर दें। 700+ लाइक्स चाहिए। अगर आप लाइक दे देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको जिस दिन आप लाइक दे दोगे उसी से अगले दिन मैं आपके लिए और भी तरह की वीडियोस लेके आऊंगा। और गाइस आप इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और अगर आप डेली वीडियोस को देखते हो, आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो पीडीएफ से, इसका मतलब आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग होगा, क्योंकि 90% करंट अफेयर जो हमारी पीडीएफ और वीडियो में आप देखते हो वही क्वेश्चन जो है वो 90% आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। इसके प्रूफ जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं। जो पहले क्वेश्चन पूछे गए, हमने जो सर्वे किया है पिछले 3 सालों में, जितने भी क्वेश्चन बच्चे आके बताते हैं तो हमने उसको ट्रेस किया, हमने देखा कि हमने कहाँ कहाँ पे कवर किया, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखें। कोविड-19 में घर पे रहें, घर पे बैठ के पढ़ते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से आपका एग्जाम डेफिनेटली जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।